गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शम्मी सलूजा। देखिए, आज हम लोग यूएस सीपीए का जो है फंडामेंटल का फर्स्ट डे स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए गाइस, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि यूएस सीपीए में जो आपको स्टडी करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। गाइस, आपको यहां पर यूएस गैप को पढ़ना है। और देखिए, जो अगर यूएस सीपीए की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो एज पर दी बैचलर, मतलब आप ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन वो ग्रेजुएशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। कई बार क्या होता है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल, हाउसवाइफ, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं होते हैं। और वाई बेसिक फंडामेंटल इज नेसेसरी, मैं आपको पूरा स्टडी मटेरियल में कंटेंट को भी आज बताने जा रहा हूं, ताकि आपको एक नॉलेज लगे कि आपके लिए अगर फंडामेंटल सेशंस, एक वर्किंग प्रोफेशनल जो कि कहीं ना कहीं अपनी स्टडी से आउट ऑफ टच है, उसको अगर 20 से 25 दिन के बेसिक सेशंस में उसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाए, कहीं ना कहीं आपको यूएस सीपीए के एग्जाम को पास करने में आसानी होगी। तो इसलिए हमारा इंस्टीट्यूट आपको 25 डेज के एटलीस्ट बेसिक सेशन प्रोवाइड करेगा। पहले हम जरा यूएस सीपीए के करिकुलम को अंडरस्टैंड करते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, कि इस जो यूएस गैप आपको पढ़ना है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ताकि आपको एक स्टडी कंटेंट के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज मिले और आपको किस तरीके से अपनी अप्रोच को रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने, बिकॉज वी आर द कंटेंट प्रोवाइडर ऑफ द ग्लैम, मैं आपके सामने ग्लैम का पूरा स्टडी मटेरियल, जैसे ये आपके पास ग्लैम का पूरा स्टडी मटेरियल मैंने ओपन किया है गाइस। आप देखिए, अराउंड 20 यूनिट्स हैं इसमें, 20 यूनिट्स। और इन 20 यूनिट्स के अंदर अगर हम देखें, हर यूनिट्स के अंदर सब यूनिट्स भी हैं। जैसे अगर मैं स्टार्टिंग बात करूं तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जैसे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज वी वांट कि आप 100% अपना यूएस सीपीए फर्स्ट अटेम्प्ट में, देखिए, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ इनकम, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, तो ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। क्योंकि भले ये एग्जाम एमसीक्यू प्लस सिमुलेशंस की है, लेकिन अगर आपके फंडामेंटली आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे गाइस, आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। देखिए, इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर, उसके बाद अगर हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट, रिसीवेबल्स, उसके बाद इन्वेंटोरीज, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल, पेएबल एंड टैक्सेस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, लीज, इक्विटी, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, डेरिवेटिव्स। जब इतने सारे कॉन्सेप्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर गवर्नमेंटल अकाउंटिंग की, यूएस में फेडरल स्ट्रक्चर जो टैक्सेशन का है, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, वहां पर किस तरीके से अकाउंटिंग होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज अगर आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे, आपको इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए 25 डेज के बेसिक सेशंस हमारे द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। आज उसका ये पहला लेक्चर है जिसको कि मैं ले रहा हूं। ऐसे बहुत सारे आपके टाइम टू टाइम लेक्चर्स होंगे, और ये वाला जो वीडियो है ये मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करने वाला हूं, ताकि आप लोगों को एक आइडिया लगे कि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको सही तरीके से अकाउंटिंग करनी हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना हो, तो उसकी स्टेप देखिए। सबसे पहली स्टेप क्या होती है? सबसे पहले स्टेप होती है आपको जर्नल एंट्रीज। अगर आपकी जर्नल एंट्रीज करेक्ट नहीं है गाइस, आपको बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि आप सिमुलेशंस में देखेंगे कि वहां जर्नल एंट्रीज भी आपसे पूछी जाती है। तो पहली चीज तो जर्नल एंट्री आपकी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। जर्नल एंट्रीज के बाद ऐसे बहुत सारे क्लोजिंग डेट के एडजस्टमेंट्स होते हैं। अगर हम अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस को समझें तो सबसे पहले स्टार्ट होता है जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज के बाद क्या होता है? लेजर पोस्टिंग। अकाउंटिंग की अगर पूरी प्रोसेस को समझें तो फर्स्ट जनरल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, उसके बाद लेजर की क्लोजिंग होती है, उसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, फिर आप बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट आपको बनाना है। उसके बाद आप बनाएंगे बैलेंस शीट, उसके बाद आपको बनाना पड़ता है कैश फ्लो स्टेटमेंट।
सो अल्टीमेटली शुरुआत आपकी कहां से होती है? जनरल एंट्रीज से होती है और फंडामेंटल से होती है। सो आज हम पहले कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं मैं। सो इनकम स्टेटमेंट जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। देखा जाए तो अकाउंटिंग की बेसिक, अगर अकाउंटिंग को हम देखें तो दो तरीके से अकाउंटिंग होती है, एक एक्रूअल कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे और एक कैश बेसिस पे। सो कैश बेसिस पर आपको अकाउंटिंग करनी है और एक्रूअल बेसिस पर आपको अकाउंटिंग करनी है। सो यूएस गैप जो है ना, यूएस गैप वो केवल और केवल एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही क्या करता है? कंसीडर करता है। सो आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप एक्रूअल बेसिस के बेसिस पर आप आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो पहले आपको यह तो पता हो कि एक्रूअल बेसिस क्या है। सो चलिए शुरुआत करते हैं, एक्रूअल बेसिस को समझने की कोशिश करते हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट। सो देखिए, एक्रूअल जो कॉन्सेप्ट है वो दो चीजों के ऊपर है। सबसे पहले अगर हम बात करें इनकम के प्रोस्पेक्टिव से और उसके बाद हम बात करें एक्सपेंसेस के पॉइंट। सो देखिए, इनकम हमेशा अर्न बेसिस पर क्या करना है? आपको रिकॉर्ड करना है। और एक्सपेंसेस को आपने किसके बेसिस पे करना है? इनकर्ड बेसिस पर आपने क्या करना है। अब सर ये सिंपल सी बात हमें लग रही है कि अर्न बेसिस पे हमें रिकॉर्ड करना है और इनकर्ड बेसिस पे एक्सपेंसेस को थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक्रूअल बेसिस, जैसे सपोज दैट अर्न बोला मैंने रिसीव नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है? अर्न बेसिस पे जब आप इनकम को अर्न कर लें तब आप आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करते हैं? इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। एग्जांपल, सपोज दैट स्टूडेंट, आपने कोई प्रॉपर्टी, सपोज दैट आपके पास एक प्रॉपर्टी थी जिसको कि आपने रेंट पे दिया है। लेट से वो प्रॉपर्टी का जो रेंट था $1000 पर मंथ था। मैंने यहां पे पर मंथ, मैं आपको एक्रूअल कॉन्सेप्ट का बिल्कुल एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। $1000 पर मंथ आपका रेंट था। आपने प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है 1 जनवरी 2020 को। साल की स्टार्टिंग में ही आपने अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया है? किराए पे दे दिया है। तो वो मान के चलिए आपके टेनेंट ने, जिसने कि आपसे प्रॉपर्टी किराए पे ली है, उसने प्रॉपर्टी तो आपसे एक साल के शुरुआत में बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही ले ली और $1000 जो रेंट डिसाइड हुआ था उसने एक्चुअली में जो होल ईयर में आपको एक्चुअल में रेंट पे किया है $10,500। सो अगर मैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे देखूं तो मैंने इनकम को अर्न कितना किया है? सो अगर मैं यहां पर बात करूं तो अर्न मेरा है, बिकॉज उसने प्रॉपर्टी $1000 पे ली थी, $1000 पर 12 मंथ के अकॉर्डिंग, तो मल्टीप्लाई 12 के अकॉर्डिंग मेरी जो इनकम होना चाहिए वो $12,000 होना चाहिए अर्न बेसिस पे। लेकिन एक्चुअली में मुझे कैश कितना मिला है? कैश तो मुझे सर 10,500 ही मिला है। सो मुझे बताइए, एज पर एक्रूअल बेसिस मैं अपनी इनकम को कितना रिकॉग्नाइज करूं? मैं 10,500 करूं या 12,000 करूं? तो एज पर यूएस गैप आप यहां पर लायबल टू रिसीव कितने थे? मतलब आपने अर्न कितना किया है? 12,000 किया है। तो एज पर एक्रूअल बेसिस जो आपकी इनकम है वो 12,000 मानी जाएगी एक्रूअल बेसिस पे। लेकिन अगर मैं यहां पे कैश बेसिस पे बात करूं तो कैश बेसिस में मेरी जो इनकम है वो 10,500 है। तो जो 1,500 मुझे अभी रिसीव नहीं हुआ, इसको मैं क्या बोलूंगा? मेरी अक्रूड इनकम, जो कि मुझे अभी मिलना बाकी है। तो यूएस गैप जब कभी भी इनकम को रिकॉग्नाइज करता है तो वो अक्रूअल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जितना आपने अर्न कर लिया है उसके बेसिस पर क्या करता है? इनकम को रिकॉग्नाइज करता है। अब मैंने एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में बात करना है। सो एक्सपेंसेस में हमें क्या देखना है? जितना हमने एक्सपेंसेस इनकर्ड कर दिया, क्या कर दिया है? सो जो टेनेंट है
उसने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं, सो एक्चुअली में पे कितना किया था? एक्चुअली में तो 10,500 पे किया, लेकिन उसको पे कितना कर देना चाहिए था? उसके ऊपर लायबिलिटी टू पे ड्यू कितना हो चुका है? बिकॉज उसने प्रॉपर्टी बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही एक्वायर कर ली है, तो ड्यू तो उसके पास 12,000 हुआ है। सो उसका जो एक्सपेंसेस है वो 12,000 है, बट उसने एक्चुअली में कितना पे किया? 10,000। तो जो बैलेंस बचा हुआ है, ये जो 1500 का बैलेंस है, इट इज कॉल्ड अक्रूड एक्सपेंसेस। सो जब आप आपका इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप एक्सपेंडिचर को 12,000 दिखाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल कॉन्सेप्ट। सो अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब आप आपका स्टेटमेंट बनाएंगे तो 12,000 का एक्सपेंसेस दिखाया जाएगा, और एक्चुअली आपने कितना पे किया है। अगर आप कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, सो यूएस गैप में एक होता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। देखिए, एक होता है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क और एक होता है स्पेशल। तो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, जिसको कि एप्लीकेबल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क बोला जाता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो है यूएस गैप। जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो बोलता है कि आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अक्रूवल बेसिस पे बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप स्पेशल पर्पस पे, स्पेशल पर्पस मतलब कैश बेसिस, तो इसका मतलब सर स्पेशल पर्पस जो है वो अक्रूवल है, स्पेशल पर्पस जो है वो कैश बेसिस है, और जो जनरल पर्पस है वो अक्रूवल बेसिस है। तो ऐसी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज की आपको क्या पढ़ने वाली है गाइस, जरूरत पड़ने वाली। तो कैश बेसिस पर जो हम हमारा इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें हम हमारा एक्सपेंडिचर 10,500 बनाएंगे, लेकिन जब हम गैप के बेसिस पे, यूएस गैप के बेसिस पे बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो वो ड्यू बेसिस पे बनाएंगे। तो एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यूएस गैप अक्रूवल बेसिस को फॉलो करता है, लेकिन अगर आप स्पेशल पर्पस के बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं सो वो कैश बेसिस। सो ये बात हमने समझी। अब बिकॉज ये एक बेसिक फंडामेंटल्स है, तो देखिए हम लोग एक जनरल एंट्रीज का सेशन, बिकॉज आप सभी बीकॉम ग्रेजुएट हैं, सो आपने बीकॉम को पास किया तो जनरल एंट्रीज तो आपको आती है, लेकिन इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं जनरल एंट्रीज के साथ साथ आपके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं जिसको शायद आपको नॉलेज ना हो। चलिए, सो आज हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करते हैं क्लोजिंग डेट एडजस्टमेंट। सो हम क्लोजिंग डेट एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं, और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस वर्सेस अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। सो अब हमने यहां पे बात करना है एक्सपायर्ड वर्सेस अनएक्सपायर्ड। सो सबसे पहले एक्सपायर्ड का मतलब समझते हैं एज पर यूएस गैप, एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। सो एक्सपायर्ड का मतलब होता है कि जिस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट, जो बेनिफिट ऑफ एक्सपेंसेस आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या ले लिया करंट फाइनेंशियल ईयर, जिस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में मिल जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सपायर्ड। और अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है। आपको कब मिलता है? अब सर ये तो बिल्कुल बुक्स में लिखा हुआ है टर्मिनोलॉजीज, अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सर एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, बेनिफिट ऑफ एक्सपेंसेस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, और अनएक्सपायर्ड का बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिल रहा है। एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल बनाऊंगा और जनरल एंट्रीज के थ्रू समझाऊंगा। सपोज दैट आपने एक प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, और वो प्रॉपर्टी लेट से आपने 30 ऑफ जून 2020 को रेंट पे ले ली थी, और जो आपका लैंडलॉर्ड है उसने आपको बोला था कि ये जो प्रॉपर्टी है इसका रेंट डिसाइड हुआ है $10,000।
सो बिकॉज यूएस कंट्री में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बनाए जाते हैं वो उनकी जो डेट होती है वो 31 दिसंबर को अपनी बुक्स क्लोज कर देते हैं। सो मान के चलिए आपने एक प्रॉपर्टी को किराए पे लिया है, तो 30 जून को आपने प्रॉपर्टी ली है, मतलब 1 जुलाई से आपका रेंट स्टार्ट होने वाला है। तो 1 जुलाई से आपका अगर हम देखें, क्योंकि आपने मिड ऑफ द लिया, तो 1 जुलाई टू 31 दिसंबर 2020 तक आपके कितने महीने हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ आपने इस प्रॉपर्टी को यूज किया है। मान के चलिए आपने 6 मंथ इसको यूज किया, लेकिन आपने जो एक्चुअल में जो पेमेंट किया है, लेट से वो आपने जो पेमेंट कर दिया है, आपने एक लमसम चेक काट के दे दिया 31 दिसंबर को, और वो आपने पेमेंट कर दिया है $85,000 का। सो अब मुझे इस एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में मेरे एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस वर्सेस अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस को समझना होगा। सो देखा जाए तो अक्रूवल बेसिस पर मुझे जो बेनिफिट है करंट ईयर में कितने महीने का मिला, अगर देखें तो 6 मंथ का मैंने बेनिफिट लिया है, तो मुझे 6 मंथ का एक्सपेंडिचर पे करना चाहिए। तो $10,000 इंटू 6, सो कितना हो गया ये? $60,000। मैंने एक्चुअल कितना पे किया? एक्चुअल पेमेंट मेरा है $85,000। सो गाइज आप यहां पे नोट कीजिए कि आपको पेमेंट करना चाहिए था $60,000 का, बट आपने एक्चुअल में पेमेंट कितना किया? $85,000। तो जो आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कितना कर दिया है? $25,000 का। सो कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर आप ये 25,000 अपने अगले रेंट से एडजस्ट करा लेंगे। मतलब ये जो 25,000 है आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया, जिसका बेनिफिट आप नेक्स्ट ईयर में लेने वाले हैं, क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको 6 मंथ के इक्विवेलेंट रेंट का बेनिफिट मिला है। मतलब 60,000 आपका करंट ईयर में एक्सपायर्ड हो जाता है, बाकी 25,000 आपने नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर दिया है। सो इस क्वेश्चन में जो मेरा एक्सपायर्ड है, एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, दैट इज $60,000, और जो अनएक्सपायर्ड है विच इज $25,000। सो जो एक्सपायर्ड है ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए एक्सपेंसेस है, क्योंकि इसका बेनिफिट मैं करंट फाइनेंशियल ईयर में ले चुका हूं। और अनएक्सपायर्ड मेरे लिए क्या है? एक प्रकार की करंट एसेट्स, क्योंकि इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है। सो गाइज हम यहां पर ये कह सकते हैं कि एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस जो है वो इनकम स्टेटमेंट के आइटम है, और जो करंट एसेट है जो अनएक्सपायर्ड है वो हमारी किसकी आइटम है? बैलेंस शीट की वैल्यू की। तो एक्सपायर्ड जिसका की बेनिफिट आपको फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में मिले, जिसका की बेनिफिट आप करंट ईयर में ले चुके हैं, वो कहलाता है एक्सपायर्ड, और जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिल रहा है वो क्या कहलाता है? अनएक्सपायर्ड। सो इंडियन स्टूडेंट कई बार टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होती है, तो इसके लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। सो अनएक्सपायर्ड का जो मीनिंग है वो मैं यहां पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इसको क्या कर सकता हूं? कह सकता हूं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो बैलेंस शीट की आइटम है, और जो करंट एक्सपेंडिचर है वो। अब देखिए जनरल एंट्री का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। सो जनरल एंट्री को हम समझते हैं। सो जनरल एंट्री भी कई बार दो तरीके से होती है। अगर आपने पेमेंट के टाइम, एक मैं यहां पे ले रहा हूं पेमेंट के टाइम आपने अगर जनरल एंट्री पास कर दी, सपोज दैट रेंट अकाउंट डेबिट, लेट से आपने पूरा 85,000 रेंट में डेबिट कर दिया टू कैश, क्योंकि ये 85,000 आपका करंट ईयर का एक्सपेंडिचर नहीं है। इस 85 में से 25 करंट ईयर को परटेन करता, बिलोंग करता है, सॉरी 60,000 करंट ईयर को बिलोंग करता है, और 25,000 नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है। सो आपको फिर बैलेंस शीट डेट पर एक एडजस्टमेंट एंट्री भी पास करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट एंट्री।
अब देखिए एडजस्टमेंट एंट्री, यहां पर आपने 85,000 पूरा रेंट में डाल दिया, बट क्योंकि इस 85 में से करंट पोर्शन केवल 60 है और 25,000 तो नेक्स्ट ईयर का है, तो हम इनकम स्टेटमेंट में पूरा का पूरा डेबिट नहीं कर सकते। तो हमें यहां पर क्या करना होगा, रेंट को 25,000 से कम करना, और इसको हमने कहां डालना है, अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड वर्ड यूज कर लीजिए, या आप यूज कर सकते प्रीपेड रेंट। सो यहां मैं प्रीपेड रेंट अकाउंट क्या कर रहा हूं, डेबिट कर रहा हूं। टू क्या करूं, रेंट को मैं कितने से कम कर दूंगा, 25,000 से। तो मैंने एक एडजस्टमेंट एंट्री यहां पर पास कर ली। सो अल्टीमेटली आप देखिए, अब मेरा रेंट जो पहले 85 से डेबिट हुआ था 25 से क्रेडिट हो गया, तो नेट कितना गया, 60,000 मैंने इनकम स्टेटमेंट में डेबिट किया है। इनकम स्टेटमेंट में जो मैंने डेबिट किया है वो 65,000 किया है, सॉरी 60,000 किया है, और 25,000 जो मैंने है बैलेंस शीट में। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपायर्ड वर्सेस अनएक्सपायर्ड। तो एक्सपायर्ड जिसका बेनिफिट आपने करंट ईयर में ले लिया, अनएक्सपायर्ड जिसका बेनिफिट आप फ्यूचर में लेने वाले। अब लेट्स से 2021 में आ जाते इसी एग्जांपल में, देखिए कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कितनी अधिक होनी चाहिए। तो अभी हमने 2021 की। अब मान के चलिए नेक्स्ट ईयर में हमें पूरा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक उस प्रॉपर्टी को हमने यूज किया। सो हमने कितना किराया देना चाहिए, तो देखा जाए तो $10,000 इंटू 12 के हिसाब से $120,000 होता है। बट लास्ट ईयर ऑलरेडी कितना पे कर चुके हैं, सो नेक्स्ट ईयर में कितना पे करेंगे, बैलेंस। सो बैलेंस आप यहां पे करेंगे 120,000। अब मुझे बताइए 95 भले ही हमने पेमेंट किया है, ये हमारा कैश बेसिस पे पेमेंट है गाइस, कैश बेसिस, लेकिन हमारा एक्सपेंडिचर अक्रूवल बेसिस पे तो कितना होना चाहिए, 120 ही होना चाहिए। सो जनरल एंट्री क्या होगी, सो जनरल एंट्री अगर मैं यहां पर वापस से पेमेंट बेसिस पे करूं, पेमेंट पे, तो मैंने यहां पे रेंट अकाउंट डेबिट करना है। सपोज दैट 95,000 मैंने पेमेंट किया तो मैंने डेबिट कर दिया टू कैश, लेकिन मेरा इस साल का एक्सपेंडिचर कितना है, 120 है, जो कि मैं उसमें से 25,000 लास्ट ईयर पे कर चुका हूं, जो कि मेरा कहीं ना कहीं प्रीपेड में बैलेंस चल रहा होगा। सो गाइस मैं यहां पे अब क्या करने वाला हूं, एडजस्टमेंट एंट्री ध्यान रखना। सो रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो देखिए मैंने जो प्रीपेड एक्सपेंसेस को एसेट्स बनाया था इस साल, मैंने उसको क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया। तो कैश बेसिस पर अगर मैं अपना इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, सो 95,000 होगा, लेकिन अगर मैं जनरल पर्पस यूएस गैप के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, सो मैंने जो 95 प्लस 25 टोटल मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बुक होगा, 120,000 मुझे अपने इनकम स्टेटमेंट में इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। सो अगर आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे क्लियर हैं कि आपको करंट ईयर की एंट्री समझ में आती है, जैसे यहां पे हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में बात करा, एक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड, अक्रूवल, कैश बेसिस। अब देखिए टर्मिनोलॉजी अलग है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस, एक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड। सो दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू गिव यू एवरी स्टूडेंट बेसिक फंडामेंटल। तो ये एक डे 1 की पहली जनरल एंट्रीज के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आपके फंडामेंटल्स कितने क्लियर होने चाहिए। तो ये था एक अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमने एक्सपायर्ड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंडिचर को यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक कॉन्सेप्ट और सीखने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को भी मैं एक्सपायर्ड और अनएक्सपायर्ड के कॉन्टेक्स्ट में समझाने की जा रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं इसी एग्जांपल के आगे अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ऐसी टर्मिनोलॉजी जो बहुत बार आपको काम पड़ेगी।
सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम दो कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं, एक तो फॉर्मूला अप्रोच। सो फॉर्मूला बेसिस पर अगर मैं बात करूं, मैं मेरी सेल्स में से लेस कर दूं ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर दूं तो जो मेरा आ जाता है उसको बोलते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन अगर मान के चलिए मैंने इस बेसिस पे नहीं करना, मैंने एक स्टेटमेंट बनाना है। लेट से मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था, ओपनिंग स्टॉक प्लस मैं यहां पर कर रहा हूं प्रोडक्शन, ड्यूरिंग द ईयर मैंने जो प्रोडक्शन किया है, लेस उसमें से मैं कर देता हूं क्लोजिंग स्टॉक। सो ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो कॉल्ड COGS, कि जितना मैंने माल बनाया था उसमें से कितना मैंने गुड्स को क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। तो ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कई उसको परचेज भी ले लेते हैं। अगर आप एक ट्रेडिंग कंसर्न है तो परचेस आएगा, लेकिन अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग है तो प्रोडक्शन आएगा। तो उसके लिए आपको वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कैलकुलेशन करना होगा, जो कि एक अलग सेगमेंट है कि किस तरीके से हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू COGS। सो अब मैं आपको एक COGS की जनरल एंट्री को भी समझाने की कोशिश करूंगा एक्सपायर्ड अनएक्सपायर्ड के कॉन्टेक्स्ट में। सपोज दैट आपने गुड्स बाय किया, लेट से $40,000 का आपने गुड्स बाय किया, तो जनरल एंट्री आपने क्या पास की, जनरल एंट्री आपने बाय करी होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स पेबल 40,000। अब मान के चलिए इस 40,000 के गुड्स को, इसमें से 60% गुड्स आपने सोल्ड कर दिए, और मान के चलिए 60% गुड्स आपने सोल्ड किया, तो वो अब आपके पास नहीं है। सो आप क्या करेंगे, इस 40,000 का 60% पोर्शन आप कहां ट्रांसफर कर देंगे, बिकॉज आपने उसको बेच दिया है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट, तो 40,000 का जो 60% है 24,000 टू परचेस अकाउंट, क्योंकि अब वो आपका कहां ट्रांसफर हो गया है, परचेस कम कर दी हमने, उसको COGS में ट्रांसफर कर दिया। अब कई बच्चे या कई ऑथर्स इसको 40,000 पूरा क्रेडिट करके, क्योंकि ईयर एंड हो गया तो कुछ स्टॉक आपके पास इन्वेंटोरी में पड़ा है, तो यहां आप इसको इन्वेंटोरी में क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। तो ऐसी जनरल एंट्रीज की कई बार बहुत आपको जरूरत होगी। देखिए मैंने परचेस को, मैं यहां पर आपको उसको थोड़ा सा और समझा देता हूं कि परचेस अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स पेबल, ये तो मैंने लाइबिलिटी क्रिएट कर ली। 40,000 में से मैंने इन्वेंटोरी 16,000 की पड़ी है मेरे पास, बिकॉज 60%, तो 40,000 का जो 60% होता है वो 24,000 वो मैं बेच चुका हूं, तो मैंने इसको COGS में ट्रांसफर कर दिया और मैंने अपनी परचेस को। सो गाइस, इसका मतलब जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, सो आपको ये ध्यान रखना है कि इनकम स्टेटमेंट में अगर आपने इस सेल्स को लेट से 45,000 में बेचा होता है, COGS को आपने बेचा है 50,000 में, सो आपका प्रॉफिट कितना आएगा, क्योंकि वहां आपसे MCQ पूछे जाएंगे। सो बिकॉज इस 24,000 को हमने 50,000 में बेचा है, सो हमारा जो प्रॉफिट होगा 50 माइनस 24, 26। तो ऐसे बहुत सारी कॉन्सेप्ट जनरल एंट्रीज की आपको रिक्वायरमेंट्स होगी। सो एक ये हाफ एन आवर का वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि देखिए आपके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग होना चाहिए गाइस, अगर आपको वाकई USCPA पास करना और एक आप वर्किंग प्रोफेशनल है। क्योंकि देखिए डेरिवेटिव्स, मैं आपको सारा कंटेंट ओपन करके बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो करिकुलम है, इट इज नॉट दैट मच इजी कि आप बगैर कंसेप्चुअल क्लियरिटी के चीजों को अंडरस्टैंड कर लेंगे। देखिए इनकम स्टेटमेंट में भी अभी मैं आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन बैंक भी ओपन कर रहा हूं। देखिए, तो टेस्टिंग में जाते हैं,
ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने सारे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने होंगे, और टॉपिक आप देखिए हर टॉपिक के अंदर ये 20 है और 20 के अंदर यूनिट्स हैं। ये अकाउंट रिसीवेबल, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जैसे अकाउंट रिसीवेबल्स, कैश एंड इन्वेस्टमेंट, इक्विटी मेथड, इनकम स्टेटमेंट में भी देखिए डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, अकाउंटिंग चेंजेस इन एरर, ईपीएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ इनकम, बैलेंस शीट, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो हर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को आपने जब तक डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, सो क्या आप यूएस गैप को डायरेक्टली समझ सकते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल? सो दैट्स वाई हमारा कमिटमेंट आपको ये डे 1 से है गाइस, कि आपको 20 से 25 दिन के बेसिक सेशन हमारी टीम के द्वारा, बहुत सारे सेशन मेरे द्वारा भी लिए जाते हैं बेसिक फंडामेंटल के, और हमारी फैकल्टी टीम्स के द्वारा आपके फंडामेंटल सेशन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे ताकि आप यूएस गैप को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। और क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक वर्किंग प्रोफेशनल है, तो अपनी स्टडी से आप आउट ऑफ टच हो सकते हैं। सो अगर आप यूएस सीपीए को इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं प्रॉपरली, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डेमो लीजिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कीजिए। हमारा कमिटमेंट है आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस के साथ में फंडामेंटल बेसिक सेशन देते हुए चीज़ों को अच्छे से क्लियर कराना। इसीलिए मैंने आपको पूरा ग्लैम का स्टडी मटेरियल से आपको कंटेंट बता दिया कि आप एक बार पहले चीज़ों को समझ लें कि वाई आपको एक लाइव ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ एक फैकल्टी का लाइव सपोर्ट क्यों रिक्वायरमेंट्स हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं, छोटे छोटे में वीडियोस जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाते हैं, जिसमें हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं कितने सारे छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हम क्लास लेते हैं। तो जहां तक कोशिश होती है हम सारे फंडामेंटल्स में ही आपकी चीज़ें को कवर करते हैं। मितेश सर हमारी टीम में हैं, वो भी फंडामेंटल्स लेते हैं, और मेरे द्वारा भी आपके फंडामेंटल सेशन ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।